हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था भारत के पहले ट्रांस पेरेंट्स जिया और जिहाद को लेके। जिया जो पैदा हुए थे पुरुष के रूप में, पर उन्हें लगा कि उनमें महिलागत संचरण है, वो महिला खुद को मानते हैं, तो उन्होंने खुद को ट्रांस वुमेन बना लिया। और जिहाद जो पैदा हुई थी महिला के तौर पे, लेकिन उनको लगा कि उनके अंदर पुरुषोचित गतिविधियां हो रही हैं, वो खुद को पुरुषोचित मानते हैं, तो उन्होंने खुद को ट्रांस मैन या ट्रांस पुरुष बना लिया। इनसे जो बच्चा हुआ उस बच्चे को लेकर बड़ी आपाधापी हुई, बड़ा फेमस केस था। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। विषय यह है कि भारत में जब सरकार ने बाकायदा एक अधिनियम के द्वारा जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जिसमें जो इंटरसेक्स है वो भी शामिल है, यानी कि जिनको हम लोग किन्नर कहते हैं, वो लोग भी उसमें शामिल हैं। किन्नरों के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए जब बाकायदा एक अधिनियम है, तो उसके बाद भी आज भी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो उनको बिना किसी शर्मिंदगी के क्यों नहीं मिलती? ऐसा क्यों होता है कि जब भी वो अस्पताल जाते हैं तो उनसे बार बार इस प्रकार का भेदभाव होता है कि सर्टिफिकेट लेके आओ, कपड़े उठा के दिखाओ, हम ये टेस्ट करेंगे, हम वो टेस्ट करेंगे। कहीं ना कहीं भारत और भारत के समाज को, या वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो जो विश्व समाज है, उसको इस बारे में सोचना होगा कि जो इस प्रकार की शर्मिंदगी उनको महसूस होती है, इस प्रकार से उनको शर्मिंदा महसूस कराया जाता है, वो ना हो। क्योंकि आज के समय में जो विज्ञान है, खासकर जो चिकित्सकीय विज्ञान है, उसने इस बात को माना है कि ये कोई मनोरोग नहीं है, ये एक शारीरिक बदलाव है जिसको हमें स्वीकारना होगा। अगर किसी के शरीर में इस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं और वो किसी थेरेपी के द्वारा, जैसे HRT की हम बात कर लें, अगर वो गुजर रहा है, तो हम उसको ह्यूमिलेट ना करें। इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मेरा टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, आप स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके जुड़ जाइए, PDF यहीं पे अवेलेबल होगा, यहीं पे हमारी बातें, मुलाकातें, डिस्कशन जारी होती है। चलिए, बात क्या है? मेन बात यही है कि जो ट्रांस पुरुष होते हैं, जैसे कि ट्रांस पुरुष का मतलब समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति जिसने जब जन्म लिया तो उसको एज ए महिला असाइन किया गया कि आप महिला हो, मतलब उनके जो फिजिकल फीचर्स थे वो सारी महिलाओं वाले थे, पर उनके अंदर से जो फीलिंग्स थी वो पुरुषों वाली आती थी। तो वो लोग फिर, जैसे अगर आपने बहुत अच्छा इसका उदाहरण देखा हो, इसका रिवर्स उदाहरण देखा हो, तो जैसे अनाया बांगल का देखा हो, वो जैसे ये मैं ट्रांस मैन की बात कर रहा हूं, वो ट्रांस वुमेन कहलाएंगे क्योंकि वो पुरुष के रूप में पैदा हुई, पर वो खुद को महिला के रूप में मानती है, समझती है, ठीक है। तो ट्रांस मैन जो है, जो पुरुष के रूप में नहीं बल्कि महिला के रूप में पैदा हुए, पर उनको लगा कि वो अंदर से पुरुष है, वो HRT यानी कि जो हार्मोन्स थेरेपी होती है उसके द्वारा गुजरते हैं, उसके बावजूद उनको समय समय पे अलग अलग जगहों पे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्रों में, क्योंकि उनकी जो थेरेपी होती है उसका उनके स्वास्थ्य पे भी नकारात्मक असर पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि देखिए, जैसे लिखा है ना कि ट्रांसजेंडर जो व्यक्तियों का जो अधिकारों का संरक्षण अधिनियम है 2019, ये भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। पर क्या भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा है? नहीं है। हमारे समाज में आज भी उनको दोयम दर्जे की तरह से सेकेंडरी या सेकेंड क्लास पीपल के तौर पे देखा जाता है, या मैं अगर एकदम क्लियर कट सरल शब्दों में, लेमैन टर्म में कहूं, तो उनको समाज का हिस्सा नहीं माना जाता है। उनको इसीलिए हम लोग जब लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे बायो देखते हैं कि ही इज दे देम, ये सब सारी चीजें, तो इस पे एक बड़ा मीम भी वायरल हुआ था फैमिली मैन का, जो दरअसल वायरल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बाइनरी जो आपने बना दी थी, उस बाइनरी से इतर भी लोग हैं और उनकी आइडेंटिटी क्या हो ये वो खुद तय करें, ज्यादा बेहतर है। अगर मेडिकल जो फील्ड है उसको मान रही, एक्सेप्ट कर रही, तो आपको भी मान लेना चाहिए, है ना। चलिए, इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो है क्या कि कुछ टर्म्स पे बात कर लेते हैं। तो ट्रांसजेंडर पुरुष क्या होते हैं? जो जन्म के समय महिला के रूप में पैदा होते हैं, पर उनके अंदर जो गुण, फीलिंग्स आते हैं वो पुरुषोचित होती है। कई बार हार्मोनल चीजें भी हैं, थोड़ी उधर होती हैं, है ना। अगला है AFAB यानी कि असाइंड फीमेल एट बर्थ। जन्म के समय महिला नियत किए गए व्यक्ति, जिनमें ट्रांस पुरुष और नॉन बाइनरी लोग शामिल हैं, मतलब दोनों हो सकते हैं और महिला भी हो सकती है शामिल, ठीक है। लैंगिक असंगति, जब किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान उसके जन्म के समय के नियत लिंग से मेल नहीं खाती, ठीक है। जैसे कोई पैदा हुआ हो महिला के रूप में, वो खुद को अगर ट्रांस पुरुष कह रहा हो, तो दोनों में डिफरेंस, उसी की बात हो रही है। और अगला क्या है? जेंडर अफर्मिंग केयर, चिकित्सकीय सेवाएं जो व्यक्ति के लैंगिक पहचान को स्वीकार और समर्थन करती हैं, जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT जिसकी मैंने बात की थी। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जेंडर अफर्मिंग केयर है, आज के समय में जो ट्रांस पुरुष है या जो ट्रांस महिलाएं हैं, उन दोनों को इक्वली जरूरत पड़ती है, खासकर ट्रांस पुरुषों को, क्योंकि शरीर उनका महिलाओं का रहता है। कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस के द्वारा कुछ बदलाव आते हैं, पर फिर भी जो शुरुआती जो उनका शरीर है वो तो कहीं ना कहीं महिलाओं से ही मिलता जुलता है ना। बात कर ले अगर
बात कहां से शुरू हुई? बात यहां से शुरू हुई कि बहुत से ऐसे आर्टिकल्स दिखे जहां पे जो ट्रांस मैन है उन्होंने इस बात को कहा कि मेरे कपड़ों के आधार पे मुझे इलाज से मना कर दिया गया कि तुम तो शरीर से महिला हो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ट्रांस पुरुष हो, हट जाओ यहां से। इस प्रकार की चीजें यहां पे हुई। अब ये अकेली घटना नहीं है, क्योंकि लोअर विजिबिलिटी है, लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि समाज में स्वीकारता नहीं है। आजकल तो आपको इंस्टाग्राम पे बहुत से रील मिल जाते होंगे कपल्स के, चाहे वो लेस्बियन हो या गे हो, है ना, इस प्रकार के आपको रील्स मिल जाते होंगे, विच इज वेरी गुड। नहीं, इसमें इशू नहीं है। दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत जहां पे ट्रांस मैन और ट्रांस महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि जो महिला के रूप में महिला के साथ रह रही है शायद उतने नोटिस में ना आए, लेकिन जब कोई व्यक्ति, जैसे अनाया बांगर की बात कर लें, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं, जब वो अपने जेंडर को चेंज करते हैं और इस प्रकार से प्रकृति प्रदत्त जेंडर को अपने मन के हिसाब से जब वो चेंज करते हैं तो उनको बहुत सेकेंडरी मान लिया जाता है। ठीक है, चिकित्सीय शिक्षा का अभाव। बड़े स्तर पे अभी भी डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि इसको फिजिकली तो फिर भी समझ में आ जाएगा, मेंटली कैसे ट्रीट करें, दे डोंट नो। ठीक है, और सामाजिक दृष्टिकोण क्या है कि समाज में जो एक बाइनरी चलता है कि सिर्फ पुरुष और महिला ही दो लिंग है, बाकी तीसरे लिंग को, मैं कहता हूं कि चलो यार, पुरुष और महिला को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम सब उसको स्वीकार करते हैं। मैं खुद स्ट्रेट हूं, मैन हूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरी वाइफ जो है वो भी स्ट्रेट है, वुमेन है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इश्यू किस चीज में है कि जब आप सिर्फ दो लिंगों की बात करते हैं तो जो शुरुआत से आपके समय एक उभयलिंगी के तौर पर हम जब किन्नरों को देखते हैं, आपने उनको कितना साइड कर दिया, अधिकारों से कितना दूर कर दिया। कम से कम उनके बारे में पहले सोच लो, इनके बारे में तुम बाद में सोचोगे, हो सकता है ना सोचो, लेकिन उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। चलिए, अब क्या है कि रोजमर्रा की स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा किस प्रकार से मिलती है? लिखा है ना कि ट्रांस मैस्कुलिन व्यक्तियों के लिए बुखार या सर्दी जैसी सामान्य बीमारियों का इलाज करवाना भी क्या है? मुश्किल है। ठीक है, वो किसी अस्पताल में एडमिट होंगे तो किसमें? महिला वार्ड में, पुरुष वार्ड में। ये प्रश्न अगर एक बार पूछा जाए समझ में आता है, ये प्रश्न अगर 50 बार पूछा जाए तो ये दिक्कत वाला प्रश्न है। अब देख लीजिए, जैसे लिखा क्या है कि उनके साथ समान से व्यवहार कैसे किया जाए, गलत लिंग से संबोधित न किया जाए, उनके पुराने नाम का उपयोग न किया जाए, या तो आप देखिए ना, आप जनरल फिजिशियन की बात करें, क्लिनिक, अस्पताल, विशेषज्ञ, जो सारे दरवाजे हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं जब आप इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जहां पे आप ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन में खुद को कैटेगराइज करते हैं। देखो, लिखा हुआ है कि केवल कुछ गिने जो डॉक्टरों एवं छोटे नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सिटीज में ही अवेलेबल होते हैं, छोटे शहरों में तो अवेलेबल होते भी नहीं है। ठीक है, एचआरटी क्या है? मैंने बताया था, जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। ट्रांस पुरुषों के लिए इसमें टेस्टोस्टेरोन का प्रशासन शामिल है। आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन दो अलग अलग हार्मोन है, एक को वो दिया जाता है, एक ट्रांस वुमेन को ये, ट्रांस क्या कहते हैं मैन को ये वाला दिया जाता है, ताकि पुरुष शारीरिक विशेषताओं को बढ़ावा मिले और महिला द्वितीय की विशेषताओं को दबाया जा सके। इसका रिवर्स है ट्रांस वुमेन में, जैसे अनाया बांगर का केस है। ठीक है, अब क्या है समस्या? क्या है कि अपर्याप्त चिकित्सकीय मार्गदर्शन। डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि चीजें कैसे देखनी है, क्योंकि एक तो चीज नई भी है, दूसरा कहीं ना कहीं सोशल जो एंगल है ना वो बड़ा ही नकारात्मक है इसको लेके। डॉक्टर स्वयं हार्मोन के प्रभावों को पूरी तरह से परिचित नहीं है। खुराक निर्धारण में वैज्ञानिक मानकों, दिशा निर्देशों का क्या है? अभाव है कि कितना दिया जाए, क्या दिया जाए, वैश्विक स्तर पे क्या चलता है, पता नहीं है। स्वचिकित्सा की मजबूरी, द कंपल्शन ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। तमिलनाडु में मुफ्त हार्मोन के लिए 2 दिन अस्पताल में भर्ती होने जैसी अव्यवहारिक शर्तें हैं। बाजार में हार्मोन आसान से उपलब्ध है। अब दिक्कत क्या है कि कहीं ना कहीं फिर आप सेल्फ मेडिकेशन पे जाइए, कुछ गलत हो गया तो फिर आपको बहुत झेलना पड़ेगा। वो जो घर बैठे आप घर के वैद्य करके वो मैगजीन आया करती थी ना कि खुद से घर में इलाज कर लिया करते थे, वो हर केस में सही नहीं है, खासकर इस केस में, क्योंकि दिक्कतें होती है, क्योंकि बहुत से स्वास्थ्य जोखिम है। जैसे जब जो एचआरटी अगर सही तरीके से नहीं प्रॉपर हो पा रहा है तो गुर्दे की समस्याएं, किडनी की समस्याएं आती है ना, मधुमेह, डायबिटीज की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा तो इस प्रकार के हर ट्रीटमेंट में जहां पे स्टेरॉइड या इस प्रकार की चीजें मिल रही हैं, दिक्कतें होती हैं। और कहीं ना कहीं जो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम है उस पर भी जो इम्यून होता है वो सप्रेस होता जाता है, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या ऑटो इम्यून डिजीज आपकी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, आप उस विशेष सर्कल में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं जब वो झेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेडिकल फ्रेटर्निटी को आगे आके और सरकार को आगे आके साथ में उन लोगों के हक के हुकूक की बात करनी होगी। चलो, क्या है गेट कीपिंग की समस्या? क्या है गेट कीपिंग? क्या है कि चिकित्सक की देखभाल तक पहुंच में अनावश्यक बाधा डालना। क्या नाम है, क्यों, क्या, कैसे, कब, क्यों। आधे लोग, इवन डॉक्टर्स फिर भी समझ जाए, वो जो नर्सेज हैं, वो जो वार्ड बॉयज हैं, क्या वो उसी सकारात्मक सोच के साथ आपका सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। लिखा है ना कि व्यवहारिक उदाहरण क्या है कि मनोचिकित्सक द्वारा जेंडर डिस्फोरिया का निदान अनिवार्य बनाना, मानना कि केवल पर्याप्त रूप से ट्रांस व्यक्ति ही उपचार के पात्र हैं, परिवार को बताने की अनिवार्यता जो कई लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है कि क्या तुमने अपने परिवार को बताया है कि तुम इस थेरेपी की तरफ जा रहे? क्यों यार, अगर वो एडल्ट है तो कर सकता है, वो अपनी थेरेपी खुद से करा सकता है, अगर सक्षम है तो करवाओ ना यार। इस प्रकार की चीजें। समस्या क्या है कि देखभाल लैंगिक असंगति यानी कि जेंडर
पे आधारित होनी चाहिए, न कि केवल जेंडर डिस्फोरिया पे। यानी कि जब मैं जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस की बात कर रहा था तो मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी जेंडर का व्यक्ति है, उसको इलाज की जरूरत है। उसको लेके जो हमारे दिमाग में फोबिया आ जाता है ना, वो फोबिया कम से कम मेडिकल फ्रेटर्निटी को या एडमिनिस्ट्रेशन को अपने सामने नहीं आने देना चाहिए, है ना। अब दिक्कत क्या है कि जब पूर्वाग्रह को मजबूत करता है जब चिकित्सा विज्ञान, तो क्या कहता है, कई चिकित्सा पेशेवर ट्रांस पुरुषों को उनके जन्म के समय नियत लिंग या महिला के आधार पर देखते हैं, जिसमें अवैज्ञानिक और अनैतिक प्रथाएं होती हैं, है ना। कि भाई महिला डिटेक्ट करने के बाद और शरीर किस प्रकार से एक्ट कर रहा है, इस पे मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो किया था। अगर होगा तो मैं अपने टेलीग्राम में इसको वापस शेयर करूंगा। वहां पे मैंने बताया था कि इस प्रकार की कुप्रथाएं किस दिशा में जा रही हैं, है ना। अब दिक्कत क्या है कि बच्चे न पैदा करने वाले ट्रांस पुरुषों को हिस्टेरेक्टोमी यानी कि गर्भाशय निकालने की सर्जरी से इनकार करना, ठीक है। अनावश्यक योनि परीक्षण, अननेसेसरी जो एग्जाम्स होते हैं, मतलब देखो शरीर महिला का है तो योनि है तो उसका आप जबरदस्ती टेस्ट करो कि पुरुष है महिला है, इस प्रकार की चीजें। और छाती की सर्जरी न होने पर भी छाती को उजागर करने की मांग। अब हर ट्रांस मैन जो है, जो दरअसल महिला के रूप में जिसने जन्म लिया उसको महिला बताया गया, उससे बार बार कहा जाएगा तुम अपने छाती का ऑपरेशन करा लो, हटवा लो, वरना हम नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे? ये क्यों कराया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है इस प्रकार की चीजें, ठीक है। अब देखो कि अगर हम बात करें कानून ढांचे की तो 2020 का अधिनियम है, इसके अलावा आपको नालसा अधिनियम, इसको मैंने विस्तार से कवर भी किया था। कहीं ना कहीं जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो इन अधिनियम की बात करते हैं, पर क्या ये अधिनियम या ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इनफ हैं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए? उत्तर है नहीं। अब देख लीजिए कि सवाल बहुत सारे हैं, उनका सॉल्यूशन कितना हौच-पौच है, प्रॉपर जलेबी बन गई है और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि चुनौती क्या है कि आपको जिला मजिस्ट्रेट के जाके मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, और इसको लेके कोई कानून अभी नियत भी नहीं। जैसे केरल में जो हुआ वहां पे बाकायदा कानून में बदलाव लाया गया कि कानून चेंज कीजिए, यहां पे कानून चेंज करने की बात नहीं की गई, है ना। बार बार बोझिल प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहां पे जो क्लरिकल चीजें होती हैं वो आपको दिक्कत करती है। कानून के प्रावधानों का जमीनी स्तर पर प्रभावी प्रावधान नहीं हो रहा है। केरल में जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, आंखें खोल देने वाला हुआ, लेकिन क्या बाकी जो जिले हैं या बाकी प्रदेश हैं क्या इसको इस प्रकार से फॉलो करेंगे? उत्तर है नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या है कि अनुसंधान और प्रशिक्षण में दिक्कत कहां पे आ रही है? हमारे यहां पर रिसर्च की कमी है। क्यों? अधिकांश शोध पश्चिमी देशों में हुआ है, भारतीय संदर्भ में डेटा का अभाव है, और भारत में लोगों का इसके प्रति जो सोच है वो भी बड़ी नकारात्मक है, ठीक है। और क्या अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं मेडिकल पाठ्यक्रम में लैंगिक विविधता पे सीमित सामग्री है, और सहानुभूति पूर्ण होने के बावजूद डॉक्टर पूरी तरीके से प्रशिक्षित नहीं है। दे डोंट नो कि हाउ टू टैकल दीज HRTs और दीज पीपल हु वांट टू बी सीन एज अ मैन, जो कि वुमेन है, या वुमेन जो कि मैन है, यानी कि ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन के रूप में खुद को वो अपना परिचय कराना चाहते हैं। तो डॉक्टरों को इस प्रकार की शिक्षा भी उनके पढ़ाई के दौरान जो MBBS की डिग्री होती है उसमें नहीं मिलती है इस प्रकार की, ठीक है। तो पुल का निर्माण करना क्या होगा? हमें एक बदलाव की तरफ कहीं न कहीं व्यापक रूपरेखा बनानी होगी, जहां पे नीतिगत सुधार जरूरी है, चिकित्सकीय शिक्षा है उसकी जरूरत है, स्वास्थ्य सेवा वितरण की आवश्यकता है, और सामाजिक जागरूकता, यानी कि हम आप जो समाज बना रहे हैं हम मजाक ना उड़ाएं। वी शुड नॉट मॉक देम एट दैट काइंड ऑफ टाइम। हमें समझना होगा कि उनकी भी निजता है, उस निजता का भी अधिकार है, उनका मूल अधिकार है ना। तो निधि के स्तर पे क्या है? HRT के लिए मानकीकृत साक्ष्य आधारित प्रोटोकॉल लागू करना होगा, गेट कीपिंग प्रथाओं को समाप्त करना होगा, सुलभ और किफायती एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा। यहां पे क्या है कि MBBS पाठ्यक्रम में लैंगिक विविधता को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा, व्यावहारिक प्रशिक्षण और केस स्टडीज पे जोर देना होगा, और जो सस्टेनेबल जो चिकित्सा है ना उस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए इस बात को इंश्योर करना होगा कि हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो उसी प्रकार से सेवाओं का लाभ उठा पाए जिस प्रकार से कोई अन्य व्यक्ति हो, ट्रांस हो या ना हो, इस पे प्रश्न ना आए, है ना। फिर कहने के स्वास्थ्य सेवाओं में अगर हमको क्या देखना होगा कि ट्रांस एफर्मिंग केयर प्रदाताओं का नेटवर्क बनाना, जो केयर कर सकें, उनको बार बार उन पे दबाव ना डाला जाए, है ना। समुदाय आधारित कैडर पे बात की जाए, टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों पे बात की जाए। सामाजिक स्तर पर जागरूकता की बात क्या है कि व्यापक जागरूकता अभियान उन जगहों पे भी, रिमोट एरियाज में भी फैलाया जाए जहां पे लोग इसको लेके बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। एक और चीज बताता चलूं कि पुल के उस पार क्या है कि अगर हम इस प्रकार का समाज बना सके तो कहीं ना कहीं एक बेहतर समाज, एक न्यायपूर्ण समाज, एक समावेशी समाज बन सकेगा। हम बार बार इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं। इंक्लूसिविटी सिर्फ गरीबों को ऊपर लाने से नहीं, वे लोग जो हमारे बराबर है लेकिन समाज ने उन्हें बाहर कर दिया है, यानी कि हाशी पिला दिया है, उनको बीच में लाने से है, उनको भी हमको जोड़ना पड़ेगा। ये इसका निष्कर्ष है, ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उससे पहले बताता चलूं, जो हमारा निर्माण बैच है मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस समय आप देखिए तो न्यू ईयर सेल चल रही है, आपको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, डबल वैलिडिटी भी मिल रही है।
विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आप इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश के बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2028 का बैच है। 2027, 28, 29 हर वर्ष के लिए बैचेस हैं, SIP के बैचेस हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 4 तारीख को सेल ये ओवर हो जाएगी, ठीक है, संडे को। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर, नए वर्ष की सेल चल रही है, 50% ऑफ है इसमें, न्यू ईयर सेल में, और डबल क्वालिटी मिल रही है। इस तरह के नए बैच से जुड़ने में देर न करें, मैं ही पढ़ाता हूं उस बैच में, जल्द आपसे मुलाकात होगी। सेल का लाभ उठाए, 50% डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा, लेकिन विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तब। प्लीज इसका इस्तेमाल कीजिएगा। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करके वीडियो यहीं पे, सॉरी PDF यहीं पे मिल जाएगा। वीडियो की लिंक भी आपको वहां पे मिल जाया करेगी, पुराने वीडियो को भी आप वहां से देख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा PDF और एक्स्ट्रा डिस्कशन भी वहां पे होते रहते हैं। इसको स्कैन कीजिए, इससे जुड़ जाइए, या ऑफिशियल विकास डालेंगे तो UPSC बाय विकास सिंह आएगा, वहां पे भी आपसे बात मुलाकात हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो पे, एक नए दिन में, और आपकी इस विषय पे क्या राय है हमें जरूर बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।